नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनमें कि आपके पुराने जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए प्रश्न भी हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी हमने इसमें लिए हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे जो सवाल हैं वो आपके लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में एक या दो सवाल जो हैं ज़रूर आपके न्यायपालिका से पूछे जाते हैं और उसमें सर्वोच्च न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, संसद के द्वारा। दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों, ये है आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, अनुच्छेद 124 से लेकर 147। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान निर्माण के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान है, संविधान निर्माण जब किया गया था उस समय एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान रखा गया था। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आज के समय में कितने न्यायाधीश हैं टोटल सर्वोच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तीनों एक ही बात है दोस्तों। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों 1 + 33, यानी एक तो आपका हो गया मुख्य न्यायाधीश व 33 हो गया आपके अन्य न्यायाधीश। तो टोटल 34 न्यायाधीश हैं ये, जो कि 2019 से ही जो है वर्तमान में हुआ है। अब इसमें एक सवाल और बनता है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो है वह किसके पास है उत्तरदायित्व? तो वो हम आगे देखेंगे। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अब आते हैं दोस्तों बात, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के द्वारा होती है और वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कॉलेजियम पद्धति कुछ जो है वरिष्ठतम जजों का समूह है जिसके द्वारा नियुक्ति जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से जज का चुनाव होता है और राष्ट्रपति जो है उन्हें नियुक्त करते हैं। इसके लिए दोस्तों एक और पद्धति भी है, वो सुझाई गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे मानने से इनकार किया क्योंकि वह न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ थी। ये अभी जो वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार है उसके द्वारा लाया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। यहीं पर एक सवाल और आपका बन सकता है जो कि कंफ्यूज कर सकता है आपको, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जिसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष है व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, ये हैं फ्रांस के जो संविधान है वहाँ से ली गई है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं इसके बारे में आप कमेंट करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी थे। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? तो संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उसका जवाब है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है वह राष्ट्रीय चुनाव में उत्पन्न विवादों को निपटारा करता है। और सुप्रीम कोर्ट एक कार्य और करता है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति की जगह कार्य
करता है? ये भी एक सवाल है आपका, ये भी बनता है आपका सवाल। सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी कर सकता है। तो किसके द्वारा अनुमोदन पर कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। और पहले भी 2 बार जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से बाहर जाकर सुनवाई कर चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी ने काम किया है। अगला सवाल है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा कौन सा लेख जारी नहीं किया जाता है? तो निषेधाज्ञा जो है दोस्तों वह न्यायपालिका द्वारा जारी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होती है? तो संवैधानिक पीठ में दोस्तों 5 न्यायाधीश कम से कम बैठने चाहिए उस पीठ में, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ में। सुप्रीम कोर्ट व कार्यकारी के मध्य विवाद न हो, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दों का प्रयोग जापान के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, मुख्य न्यायाधीश के अनाव से। अगला है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की गठन तथा स्थापना की व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो सुप्रीम कोर्ट की गठन स्थापना की व्यवस्था दोस्तों संविधान के आर्टिकल 124 के तहत की गई है, भाग 5 के आर्टिकल 124 के तहत। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है? उत्तर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे या ना दे, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय स्थान प्रदान करते हैं? तो अभिलेख न्यायालय बताता है दोस्तों आर्टिकल 125। अभिलेख न्यायालय क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की जो दिन प्रतिदिन की कार्यकाली है उसका अभिलेखन किया जाता है, मतलब लिखा जाता है, लिखी होती है सारी प्रक्रिया, सभी केस लिखे होते हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं वो लिखा हुआ होता है, यह अभिलेख न्यायालय कहलाता है। और ये दूसरे न्यायालयों के जो है नज़ीर के रूप में रखा जाता है कि उस केस में इस तरह का डिसीजन हुआ था इनसे, जो नीचे वाले न्यायालय या न्यायालयों में, कि ये इस केस में ये डिसीजन लिया गया था, तो इसी तरह का ये केस है, तो उसमें वो आपका अभिलेख जो है वो काम आएगा डिसीजन लेने में। अगला है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है दोस्तों संचित निधि से। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है दोस्तों प्रतिमाह? बताएं, देखिए कमेंट बॉक्स में, आपके ज्ञान का भी परीक्षा ली जाए। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में न्यायपालिका है? तो भारत में न्यायपालिका दोस्तों स्वतंत्र है। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने के लिए स्वतंत्र है? तो दोस्तों अनुच्छेद 137 जो है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने के लिए स्वतंत्र है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है? तो इसका जवाब है दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। भारत का उच्चतम न्यायालय
कानूनी तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के निर्वहन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये जो है प्रश्न रिपीट होते हैं। पहले भी ये सवाल आ चुका है, लेकिन इसे थोड़ा घुमाकर पूछा गया है और इसका जवाब है दोस्तों 5। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो दोस्तों इसका जवाब है न्यायिक व्याख्या। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों संविधान के व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह संविधान की अनुसार संविधान की रक्षा करता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो वो दोस्तों किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात। ध्यान रखें दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर आर्टिकल 132 को जो है उसमें भारतीय संविधान का आर्टिकल संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बात सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता जो न्यायालय के पास आती है वह कहलाती है दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में। केंद्र तथा राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत दोस्तों केंद्र तथा राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय जो आता है। अगला सवाल है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिलाधीश दोस्तों फातिमा बीबी रही है और अभी तक दोस्तों कोई भी जो महिला है वह मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई है सर्वोच्च न्यायालय का। पहली महिलाधीश अगर आपसे पूछते हैं उच्चतम न्यायालय की तो वह है फातिमा बीबी। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्च न्यायालय की शक्तियां आती है। तो वह शक्तियां आती है दोस्तों इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी। तो दोस्तों ध्यान रखें, देखिए सवाल किस तरह से पूछा जाता है। अब इसमें पूछा गया है दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, यानी पहली खंडपीठ नहीं पूछी, इसमें दूसरी खंडपीठ है दोस्तों गोलकनाथ केस में जिसमें कि 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ बैठी थी। तो अब बताएं दोस्तों पहली खंडपीठ जो है वह सबसे बड़ी किस केस में बैठी थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी, ये देखिए आ गया सवाल आपका। तो केशवानंद भारती जो है दोस्तों 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ बनी थी। तो ये आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ है और इससे छोटी जो खंडपीठ है वह 11 न्यायाधीशों की, वह गोलकनाथ केस में। अगला सवाल है दोस्तों, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो वह है दोस्तों गोलकनाथ बनाम स्टेट बैंक ऑफ पंजाब। ये वही केस है जिसमें कि दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बैठी थी 11 न्यायाधीशों की। अगला सवाल है दोस्तों, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ये दोस्तों एक न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो दोस्तों कम से कम 10 वर्ष का जो है व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दोस्तों भारत की संचित निधि से आहरित होता है। अगला सवाल दोस्तों,
सर्वोच्च न्यायालयों की प्रक्रिया एवं कार्यों से संबंधित नियम किसने बनाए हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों प्रक्रिया व कार्यों से संबंधित नियम राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं। राष्ट्रपति की सहमति से उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं। जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह इस पद पर कार्य करता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए जो है उस पर विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए दोस्तों ये है IAS लेवल का प्रश्न है, ये IAS में आ चुका आपका। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय थे मुख्य न्यायाधीश PN भगवती। और PN भगवती जी को किसका जनक कहा जाता है? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है ये अध्ययन समाप्त होता है। और अगर आपको दोस्तों ये पसंद आया हमारा चैनल और हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।